तो अब देखो डिस्कस करते हैं अपने ईएम वेव जो पोलराइजेशन हमने टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पीडीएफ है मैंने क्वेश्चंस की वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है। ठीक है, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी वो भी मैं सेंड कर दूंगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये गेट का क्वेश्चन है और रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 4। एक क्वार्टर वेव प्लेट है, उस वो लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है बिटवीन दी टू कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस। ये हमने पढ़ा है, कोई भी क्वार्टर वेव प्लेट है वो लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करती है पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। अब क्या हो रहा है, एन ईएम वेव विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ईएम वेव हमें गिवन है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन क्वार्टर वेव प्लेट विच हैज़ इट्स ऑप्टिक एक्सिस मेकिंग एंगल 135 विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जो क्वार्टर वेव प्लेट है इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से 135 का एंगल बना रही है और ईएम वेव है वो इस पर इंसिडेंट हो रही है, इसके नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, उस ईएम वेव के दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो इमर्जेंट लाइट क्या होगी हमारे पास, क्या वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी, क्या वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, क्या वो लीनियर पोलराइज लाइट होगी विद पोलराइजेशन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या वो लीनियरली पोलराइज लाइट होगी विद पोलराइजेशन एट 90 डिग्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है। अब देखो क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था जिसने थ्योरी लेक्चर देखा है। ये मान लो हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट है, ये प्रिंसिपल सेक्शन थे, ये मैंने इस टाइप से प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ किए थे वहाँ पे, और मैंने ये कहा था कोई भी जो लाइट है वो इस पर इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ई एक्स कंपोनेंट होता है, एक ई वाई कंपोनेंट होगा, और ये ई कंपोनेंट होगा, और जो ई कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, जो ई कंपोनेंट है जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये हमने डिस्कस किया था। और जो रिजल्टेंट वेव निकलेगी बाहर इस क्वार्टर वेव प्लेट से, जो रिजल्टेंट वेव बाहर निकलेगी वो सर्कुलर पोलराइज भी हो सकती है, इलिप्टिकली भी हो सकती है, और प्लेन पोलराइज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या एंगल बना रहा है उस प्रिंसिपल सेक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है फ्रॉम प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन से कितना एंगल बना रहा है वो। प्रिंसिपल सेक्शन यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस ही एक तरीके से, क्योंकि वो जो ऑप्टिक एक्सिस होगी वो प्रिंसिपल सेक्शन और ऑप्टिक एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑप्टिक एक्सिस वो एक्स एक्सिस से 135 का एंगल बना रहा है, और ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो ये 135 तो ये एंगल कितना होगा 45, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट, दो एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टाइप से है हमारे पास। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 45 का एंगल बना रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ रहा है ये 45 का एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ये 45 है हमारे पास और ये नेक्स्ट 45 है। ठीक है, तो नेट इसके दो कंपोनेंट है, एक ई एक्स कंपोनेंट एक ई वाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में वो क्या है, एक्स कैप प्लस वाई कैप ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो कितना एंगल बना रहा है ऑप्टिक एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। अब देखो हमें बेसिकली वो एंगल चाहिए जो ऑप्टिक एक्सिस से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑप्टिक एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिक एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हमने देखा भी था। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखो यदि हमारे पास में ये 90 का एंगल हो, एक सेकेंड, यदि ये एंगल इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थीटा एंगल हमारे पास ये 90 हो, तो मतलब प्रिंसिपल सेक्शन पे जो वेव इंसिडेंट होगी वो नॉर्मल इंसिडेंट होगी, इसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, ये 90 का एंगल बनाएगी। इसका मतलब जो ईएम वेव है वो डायरेक्ट निकल जाएगी। ये मैंने डिस्कस भी किया था थ्योरी लेक्चर यदि तुमने देखा है। ठीक है, जिसमें एंगल या तो 0 हो या π/2 हो या 3π/2 हो या 2π का एंगल यदि वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाता है प्रिंसिपल सेक्शन से, तो वेव बिना डेविएट हुए डायरेक्ट सीधी बाहर निकल जाएगी।
तो यहाँ पे ना तो इलिप्टिकली पोलराइज होगी ना सर्कुलरली पोलराइज होगी, यहाँ पे लाइट लीनियरली पोलराइज होगी। विद पोलराइजेशन भी इसका सेम रहेगा, जो इंसिडेंट पोलराइजेशन है वही पोलराइजेशन रहेगा, इधर उधर रोटेट नहीं होगी, इसका पोलराइजेशन चेंज नहीं होगा, सेम पोलराइजेशन रहेगा जो पहले था। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन लिख देता हूँ सिंपल सी, तुम्हें याद रखनी है वो लाइन। देखो क्या है, यदि ये तुमने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पहले थ्योरी लेक्चर देखो जिसने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और प्रिंसिपल या ऑप्टिक एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल है, यदि हमारे पास 0 हो, π/2 हो, 3π/2 हो और 0 हो, π/2 हो, पाई हो, 3π/2 नहीं आएगा, पाई हो और हमारे पास में 2π हो। इनमें से कोई भी एंगल बन रहा होगा, और ये मैंने डिस्कस भी किया था, ऑप्टिक एक्सिस और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में इनमें से कोई भी एंगल बन रहा होगा तो हमारी जो EM वेव है वो बिना पोलराइज तो है वो, लेकिन वो इलिप्टिकली सर्कुलरली और उसमें मतलब कोई भी डेविएशन नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट निकल जाएगी सीधी की सीधी। यदि इनके अलावा कोई एंगल हो तो फिर वो अलग अलग केस बनते हैं, जो मैंने डिस्कस किए थे। लास्ट वीडियो देख सकते हो EM वेव पोलराइजेशन की, वहाँ मैंने अलग अलग केस डिस्कस किए थे। ये एंगल 45 हो, 135 हो, इनके लिए क्या केस होगा हमारे पास। मतलब हमें ये देखना है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑप्टिक एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हमारे पास में EM वेव है, उसकी कंडीशन क्या होगी आफ्टर क्रॉसिंग द प्लेट। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा था, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला केस है, मतलब EM वेव है, इसमें जो ऑप्शन है वो थर्ड होगा सही, लीनियरली पोलराइज विद पोलराइजेशन एज दैट इन इंसिडेंट। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, 0% भी नहीं समझ में आएगा उनको। ठीक है, जो लेक्चर नहीं देखा, जो लेक्चर देखो पिछला, तभी समझ में आएगी ये चीज़ें, अदरवाइज नहीं आएगी। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन EM वेव, एक EM वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है 3 sin kz माइनस ωt x कैप प्लस 4 sin kz माइनस ωt y कैप। द वेव इज, यहाँ पे हमें बताना है जो वेव है कौन सी वेव है, क्या लीनियरली पोलराइज लाइट है एट एंगल tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या वो लीनियरली पोलराइज लाइट है एट एंगल tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है इन क्लॉकवाइज व्हेन सीन ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्या ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 3 sin kz माइनस ωt प्लस 4 cos kz माइनस ωt, एक y कैप में है एक x कैप में है। तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड अलग अलग है इनका, एम्पलीट्यूड अलग अलग होने के साथ में इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का, देखो ये एक्चुअल में दो कंपोनेंट है ना, एक EX x कैप प्लस एक EY y कैप, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, और दोनों में फेज डिफरेंस कितने का, ये साइन है ये कोस है, तो फेज डिफरेंस है दोनों में π/2 का। ये तो हमें पता लग गया फेज डिफरेंस π/2 का। फेज डिफरेंस π/2 का होने के साथ साथ में एम्पलीट्यूड इसके अलग अलग है, एक 3 एम्पलीट्यूड एक 4 एम्पलीट्यूड। और ये कंडीशन हमने देखी थी, यदि फेज डिफरेंस π/2 हो और एम्पलीट्यूड अलग अलग हो तो जो लाइट होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी। ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, जो लाइट होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, याद है ना कंडीशन। यदि एम्पलीट्यूड सेम हो जाते हैं और जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है और एम्पलीट्यूड सेम हो जाते हैं तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी। अब डिसाइड करना है हमें, तो ये लीनियरली पोलराइज वाला केस तो नहीं होगा हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ में से हो सकता है। थर्ड में क्या है, क्या वो क्लॉकवाइज होगी व्हेन सीन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो हमारे ऑब्जर्वर की, मान लो हम ऑब्जर्वर हमारी तरफ वो मूव कर रही है, क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, मतलब हमारी तरफ ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब जेड डायरेक्शन हमारी तरफ है, हमारी तरफ वेव ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब जेड डायरेक्शन हमारी तरफ है। यदि जेड डायरेक्शन हमारी तरफ है तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम बनाओगे एक्स वाई, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स की तरफ अपनी फिंगर्स करके वाई की तरफ उसको कर्ल करोगे, थंब जेड डायरेक्शन में जाएगा।
तो मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं और वेव हमारी तरफ आ रही है जेड डायरेक्शन में, और ये देखो वेव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है क्योंकि के जेड माइनस ओमेगा टी है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब वो जो वेव है उसका रोटेशन किस तरफ है, क्या क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? पहले तो हम जेड इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे। जेड इक्वल टू जीरो पे इसकी क्या पोजीशन है? जेड इक्वल टू जीरो पे हमारा जो ई एक्स कंपोनेंट है वो है 3 साइन माइनस ओमेगा टी, या इसको लिख देंगे हम -3 साइन ओमेगा टी एक्स कैप। दिस इज द एक्स कंपोनेंट एट जेड इक्वल टू जीरो। वाई कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास में? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर में भी किया था, 4 कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास होगा एक्स और वाई कंपोनेंट। अब देखो t इक्वल टू जीरो पे यदि हम बात करें, t इक्वल टू जीरो टाइम पे ई एक्स कंपोनेंट होगा हमारे पास जीरो और ई वाई कंपोनेंट होगा हमारे पास, ई एक्स कंपोनेंट होगा हमारे पास जीरो क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, और ई वाई कंपोनेंट होगा हमारे पास कोस जीरो 1 4, तो ई एक्स जीरो होगा और ई वाई होगा 4, ठीक है। और टी इक्वल टू यदि ओमेगा टी इक्वल टू हम π/2 की बात करें, कुछ टाइम के बाद ओमेगा टी यदि π/2 आ जाता है, वहाँ पे ई एक्स क्या होगा हमारे पास? उस टाइम पे ई एक्स हो जाएगा -3 इंटू 1 साइन ओमेगा टी की वैल्यू यदि π/2 रखेंगे तो -3 एक्स कैप, और ई वाई होगा हमारे पास, ई वाई कितना होगा? ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रखेंगे 0, ठीक। ई वाई जीरो हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा -3। टी इक्वल टू जीरो पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था। टी इक्वल टू जब टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो जाएगी, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स कंपोनेंट हो जाएगा -3 और ई वाई कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 0। तो वेव है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेव इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, फिर ये रोटेशन ऐसे चलता जाएगा। तो ये रोटेशन कौन सा है? ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही कौन सा होगा? डी। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था, तुम्हें याद होगा तो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? पहले देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 पुट करनी है। जेड की वैल्यू 0 से वो थोड़ा प्रॉब्लम आसान हो जाएगी सॉल्व करनी। फिर उसके बाद टी की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है। टी इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की क्या डायरेक्शन थी? टी इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में। फिर टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक कंडीशन ऐसा आएगी जहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो, क्योंकि वो टी पॉजिटिव वैल्यू पे आएगी। ओमेगा टी π/2 होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? तो इस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया ओमेगा टी इक्वल टू π/2 के। फिर देख लेना पाई पे क्या होगा, पाई पे वो नीचे चला जाएगा ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे, फिर वो दोबारा रोटेट करके यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब वो हमारी तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक हमने थ्योरी में भी किया था, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने, दो गेट में पूछा गया 2019 में। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है इस क्वेश्चन की। इन ए सेट ऑफ n सक्सेसिव पोलराइजर द mth पोलराइजर मेक्स एन एंगल m π/2n विद वर्टिकल। हमारे पास एक सेट ऑफ पोलराइजर है, ठीक है, और जो mth पोलराइजर है विच मेक एंगल m π/2n विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ बना रहा है। ये थोड़ा सा हमें इजी पॉइंट यहाँ पे गिवन है, क्योंकि वो एंगल है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में इजी पॉइंट है। ए वर्टिकल पोलराइज लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन टू सच सेट, दो सेट है हमारे पास, ठीक है, विद n इक्वल टू n1 एंड n इक्वल टू n2। देखो दो पोलराइजर के सेट है हमारे पास, ठीक है। एक में n1 पोलराइजर है, एक में n2 पोलराइजर है, ठीक है। ये नंबर ऑफ पोलराइजर है हमारे पास। और जो पोलराइजर है, जो mth पोलराइजर है, मान लो ये mth पोलराइजर है, इट मेक्स एन एंगल m π/2n। n की वैल्यू n1 है, n की वैल्यू n2 है। जो mth पोलराइजर है ये एंगल बना रहा है m π/2n, ठीक है, वर्टिकल से। ये वर्टिकल एक्सिस है हमारी, इस वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट जिसकी इंटेंसिटी I0 है। तो ऐसे दो सेट है हमारे पास, एक में n1 पोलराइजर है, एक में n2 पोलराइजर है। कितने भी हो सकते हैं n1 n2, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है n2 इज ग्रेटर देन n1। कंडीशन क्या है? n2 इज ग्रेटर देन n1। तो हमें बताना है
जो IN1 है और IN2 इंटेंसिटीज़ है जो, ठीक है, आफ्टर जो लाइट बाहर निकलेगी इन दोनों सेट से, उसकी जो इंटेंसिटी है IN1 और IN2 वो क्या होगी, क्या IN2 IN1 से ज़्यादा होगी, और जो पोलराइजेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा दोनों केस में, क्या IN1 IN2 से ज़्यादा होगी या पोलराइजेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, मतलब पोलराइजेशन जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। जब वो एंटर कर रहा है इस सेट के अंदर तब तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, जब इस सेट से बाहर निकलेगा तब उसकी क्या एक्सिस होगी, क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा या वर्टिकल डायरेक्शन में, इनमें से कौन सा केस होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, और इसमें हम स्पेसिफिक रहेंगे N1 और N2 की हम वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो N1 की हमने वैल्यू ले ली 2, सिंपल रखते हैं, और N2 की वैल्यू ले ली हमने 4, और N2 इज़ ग्रेटर देन N1, ये हमें पता है, ठीक है। तो N1 2 है तो हमने दो पोलराइजर यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। जो फर्स्ट पोलराइजर है वो वर्टिकल एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा, m π/2n। तो ये हमारे पास देखो एंगल बना रहा है, जो एक पोलराइजर है वो m π/2n का एंगल बना रहा है वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है, जो mth पोलराइजर है। और हमारे पास में मान लो फर्स्ट सेट की हम बात करें जहाँ पे दो पोलराइजर है हमारे पास में, तो ये एंगल कितना होगा m π/2 इंटू n की वैल्यू कितनी है n1 कितना है 2, तो m π/4 का एंगल बनाएगा। जो mth पोलराइजर है वो कितना एंगल बनाएगा m π/4 का। जो फर्स्ट पोलराइजर है वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये वर्टिकल एक्सिस है हमारी, ठीक है। इस एक्सिस से जो फर्स्ट पोलराइजर है वो कितना एंगल बनाएगा, फर्स्ट पोलराइजर के लिए m की वैल्यू होगी 1, तो एंगल कितना बनेगा π/4 का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे एंगल बनेगा π/4 का, वर्टिकल से π/4 का एंगल बनाएगा फर्स्ट पोलराइजर। जो सेकंड पोलराइजर, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज लाइट आ रही है हमारे पास, जिसकी सॉरी पोलराइज लाइट है, पोलराइज है या अनपोलराइज है, एक सेकंड, हाँ I0 इज दी, हाँ पोलराइज लाइट है, ठीक है, पोलराइज लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, जो इंसिडेंट हो रही है π/4 का एंगल बन रहा है। फिर जो सेकंड पोलराइजर है वो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से, वो बनाएगा 2 इंटू π/4, तो ये बनाएगा π/2 का, मतलब ये होगा इस टाइप से π/2 का। तो यहाँ से ये बात तो हमें समझ में आ रही है, जो लास्ट पोलराइजर होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो पोलराइजर होगा n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो लास्ट पोलराइजर होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब जो वेव निकलेगी आफ्टर पोलराइजर दोनों सेट से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो इनमें से एक आंसर सही होगा, या तो ये होगा या ये आंसर सही होगा, क्योंकि जो वेव आफ्टर पोलराइजेशन निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ना लास्ट पोलराइजर की। ये यदि हमने दो पोलराइजर कंसीडर किए, फर्स्ट पोलराइजर π/4 का एंगल बना रहा है, सेकंड पोलराइजर 90 का एंगल बना रहा है, तो जब EM वेव यहाँ से पास करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जब इससे पास करेगी EM वेव, यहाँ पे हम मेलस लॉ लगाएंगे, इस पॉइंट पे मेलस लॉ क्या होगा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट और π/4, तो ये होगा cos स्क्वायर π/4। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, जो A पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी लाइट की वो होगी I0 cos स्क्वायर π/4, ठीक है। अब B पॉइंट पे, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, जो वर्टिकल से π/4 का एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जिसकी इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर π/4। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोलराइजर पे इंसिडेंट होगा, अब वो कितना एंगल बना रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रहा है इस पोलराइजर से, इस पास एक्सिस से π/4 का। तो दोबारा मेलस लॉ लगाएंगे यहाँ पे, I = I0 cos स्क्वायर π/4 इंटू cos स्क्वायर π/4। बात समझ में आई। देखो ये जो थीटा है, ये यहाँ पे जो एंगल लिखते हैं हम मेलस लॉ में, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये जो थीटा एंगल होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पोलराइजर पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी पास एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोलराइजर पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी पास एक्सिस पोलराइजर की और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसिडेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में क्या एंगल है, दैट इज थीटा। तो ये क्या एंगल है हमारे पास, π/4, तो ये हमारे पास होगा। इसको हम लिख देंगे I0 cos स्क्वायर π/4 होल स्क्वायर,
ये हमारे पास होगा इंटेंसिटी एन फर्स्ट सेट के लिए। यदि हम सेकंड सेट की बात करें जिसमें n2 4 है तो उसमें एंगल कितना होगा m पाई बाय 2 × 4 या m पाई बाय 8। ठीक है, जो फर्स्ट पोलराइजर होगा, इसमें 4 पोलराइजर हमारे पास में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पोलराइजर है वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा m पाई बाय 8, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई बाय 8। दूसरा पोलराइजर कितना बनाएगा पाई बाय 4 का। दूसरा पोलराइजर कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से पाई बाय 4। तीसरा पोलराइजर कितना बनाएगा, तीसरा पोलराइजर कितना बनाएगा यहाँ पे देखो, तीसरा पोलराइजर बनाएगा 3 पाई बाय 8, ये होगा 3 पाई बाय 8। फोर्थ पोलराइजर है वो कितना एंगल बनाएगा, फोर्थ पोलराइजर बनाएगा पाई बाय 2 का, उसकी एक्सिस ये हो जाएगी पाई बाय 2, वर्टिकल से पाई बाय 2 का एंगल। तो लास्ट पोलराइजर की जो पास एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी हमारे पास। यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी I0 cos स्क्वायर पाई बाय 8। यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पाई बाय 8 एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई बाय 8 एंगल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है हमारे पास ये पास एक्सिस है, इसके बीच में कितना एंगल होगा। देखो वर्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है पाई बाय 8 का, इसको यहाँ मैं ड्रॉ करूँ, वर्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है पाई बाय 8 का एंगल, और जो सेकंड पोलराइजर की पास एक्सिस है वो वर्टिकल से बना रही है पाई बाय 4 का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में क्या एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पास एक्सिस के बीच में क्या एंगल है, वो है हमारे पास पाई बाय 4। ठीक है, तो सॉरी पाई बाय 8, तो एक और आ जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 8, तो एक और आ जाएगा फिर थर्ड पोलराइजर निकलने के बाद cos स्क्वायर पाई बाय 8, cos स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पाई बाय 8 पाई बाय 8 पाई बाय 8 का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजर की पास एक्सिस के बीच में एंगल होगा। तो ये होगा हमारे पास I0 cos स्क्वायर पाई बाय 8 की पावर 4। जब इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये है IN2, ये है हमारे पास IN1, IN2 इज़ ग्रेटर देन IN1। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तुम देखोगे IN2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे, कैलकुलेटर तुम्हें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। IN1 ये ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा थर्ड, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे। मेलस लॉ को समझना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, मेलस लॉ क्या कहता है देखो, मेलस लॉ ये कहता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर उस पोलराइजर पे आ रहा है और पोलराइजर की पास एक्सिस क्या है, उन दोनों के बीच का जो एंगल वो थीटा है। बस इस बात को याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और पोलराइजर की पास एक्सिस जिस पे वो इंसिडेंट हो रहा है उस पोलराइजर की पास एक्सिस, उन दोनों के बीच में क्या एंगल है, दैट इज़ थीटा। ठीक है, ये मेलस लॉ हमारे पास में। ठीक, आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये गेट 2019 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखो, कंसीडर 3 पोलराइजर P1 P2 एंड P3। 3 पोलराइजर है प्लेस्ड अलोंग एन एक्सिस एज शोन इन फिगर। एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है, 3 पोलराइजर रखे हैं, अलग अलग एंगल है तीनों का। अब देखो हमें बतानी जो फाइनल इंटेंसिटी वो क्या होगी। अब जब अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास करेगी तो हमें पता है इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास करेगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है फर्स्ट पोलराइजर से निकलने के बाद। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है, यदि इसको x मानो उसको y मानो, ये मान लो x डायरेक्शन है ये y डायरेक्शन है, इसको हम इस टाइप से पोलराइजर है इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोलराइजर से निकलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा, जो पास एक्सिस है उसकी फर्स्ट पोलराइजर की, और इंटेंसिटी कितनी होगी I0/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे इंसिडेंट होगा। ठीक, अब ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सेकंड पोलराइजर की पास एक्सिस है P2, और ये एंगल कितना है दोनों के बीच में थीटा। तो इंटेंसिटी कितनी होगी I0 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि I0/2 इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है सेकंड पोलराइजर पे, और वो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये y डायरेक्शन में है, और जो पोलराइजर P2 की एक्सिस है वो xy प्लेन में है। तो कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो मेलस लॉ से I = I0/2 cos स्क्वायर थीटा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो चुका है, इस सेकंड पोलराइजर से निकलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P2 के अलोंग हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो चुकी है P2 के अलोंग, और उसकी ये इंटेंसिटी है, ठीक है। अब जब वो P3 पे इंसिडेंट होगा, तो P3 है एक्स डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल है 90 माइनस। तो मेलस लॉ लगाएंगे, I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आई नोट क्या है यहाँ पे, आई नोट ये कंप्लीट आई नोट है हमारा, आई नोट बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, आई नोट बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमें पता है यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा को लिख देंगे 1/2 साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा आई नॉट बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आई होप ये तुम्हें समझ में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। उस मेलस लॉ यूज़ करना है, मेलस लॉ यूज़ करना आना चाहिए तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोलराइजर के पास एक्सिस क्या एंगल बना रही है, दैट इज़ थीटा, इतना याद रखना। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, जब अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास करती है और वो पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होती है तो उसकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी की हाफ हो जाती है। ये 2 पॉइंट तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है बस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, यही सेम उठा के दे देते हैं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये टीफर का क्वेश्चन है। अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासिस सक्सेसफुली थ्रू 2 आइडेंटिकल पोलराइजर ए एंड बी। एक ए पोलराइजर एक बी पोलराइजर, अनपोलराइज लाइट है वो पास कर रही है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, प्लेस्ड सच दैट देयर पोलराइजर एक्सिस आर एट 45। इस तरीके से इनको रखा है भी, इनकी दोनों की जो पोलराइजर एक्सिस है वो आपस में 45 का एंगल बना रही है। ये ए पोलराइजर की एक्सिस है और ये बी पोलराइजर की एक्सिस है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है 45, ठीक है। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखो जब यहाँ से लाइट गुजरेगी तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि ये अनपोलराइज है, पोलराइजर में कन्वर्ट होगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2 सेम। जब इस पे इंसिडेंट होगी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब इस सेकंड पोलराइजर पे इंसिडेंट होगी लाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और उसके पास एक्सिस में क्या एंगल है 45 का, कोस स्क्वायर 45। तो ये क्या आ जाएगा आई नॉट बाई 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, तो आई नॉट बाई 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, आई नॉट बाई 4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, टीफर में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, एंगल बिटवीन दैम इज 45। सेम है वही, एक पोलराइजर है एक एनालाइजर है, ये पोलराइजर की पास एक्सिस है, ये वर्टिकल है, ये एनालाइजर की पास एक्सिस है जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। कंसीडर ए बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम, इस सिस्टम पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल है 45। व्हेन ऑप्टिकल कंपोनेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम द आउटपुट इंटेंसिटी बिकम 0, द ऑप्टिकल कंपोनेंट इज। अब ये कह रहा है यहाँ पे मान लो आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही थी तो हमें जो आउटपुट में मिल रहा था वो फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने आई नॉट बाई 4 इंटेंसिटी मिलेगी, इस क्वेश्चन में वही सेम है, ठीक है, आई नॉट बाई 4 इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन ये कह रहा है इसके बीच में एक हमने ऑप्टिकल कंपोनेंट रख दिया कोई, उस ऑप्टिकल कंपोनेंट के रखने की वजह से हमारी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो वो ऑप्टिकल कंपोनेंट क्या है, क्या वो फुल वेव प्लेट है, क्या वो क्वार्टर हाफ वेव प्लेट है, क्या वो क्वार्टर वेव प्लेट है, क्या वो ग्लास प्लेट है, क्या रखें इनके बीच में ताकि इंटेंसिटी 0। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब इंटेंसिटी 0 कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पोलराइजर की पास एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हो। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकलेगा
जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकलेगा इस ऑप्टिकल कंपोनेंट के बाद में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इससे इस पोलराइजर की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब जाके जो हमारी इंटेंसिटी है वो जीरो होगी। ठीक है, बात समझ में आई। ये पास एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है, तो पास एक्सिस से तो गुजरेगा नहीं, वो जो इंटेंसिटी है वो हमें जीरो मिलेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या रखें बीच में यहाँ पे। अब देखो जो लाइट है जब इससे निकलेगी, फर्स्ट पोलराइजर से जब लाइट बाहर निकलेगी तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब फर्स्ट पोलराइजर से लाइट निकली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, हम यहाँ पे यदि क्वार्टर वेव प्लेट रखते हैं या फुल वेव प्लेट रखते हैं या ग्लास प्लेट रखने से तो कुछ नहीं होगा, ग्लास प्लेट से वो लाइट सीधी निकल जाएगी और इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेव प्लेट ही हमें रखनी पड़ेगी कोई ना कोई। कौन सी वेव प्लेट रखें, एक ऐसी वेव प्लेट रखनी पड़ेगी हमें जो वेव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रोटेट कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रोटेट कर दे। कितना रोटेट कर दे, 45 रोटेट कर दे, ताकि वो इसके परपेंडिकुलर हो जाए, इस पास एक्सिस के जो नेक्स्ट पोलराइजर है इसके परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास वेव प्लेट है। अब इस वेव प्लेट को, अब ऐसा कौन करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रोटेट करते हैं, वो कौन करता है, हाफ वेव प्लेट। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है एक हाफ वेव प्लेट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रोटेट कर दे। ठीक है, तो हमारे पास जो हाफ वेव, और ये हमने डिस्कस भी किया था, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो हाफ वेव प्लेट पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो इस डायरेक्शन में हो जाता है, 90 डिग्री एंगल रोटेट कर जाता है। ठीक है, और वो कितना रोटेशन ले लेता है वो, यहाँ पे ये जो रोटेशन होगा ये कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा का रोटेशन ले लेता है। लेकिन पाई माइनस 2 थीटा कितना लेना है हमें, 45 डिग्री का रोटेशन करना है। पाई माइनस 2 थीटा कितना होना चाहिए, 45 होगा तभी तो वो उस पर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो पाएगा ना। समझ आ रही है बात। देखो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। हाफ वेव प्लेट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होगा, ठीक है, वो उसको रोटेट करवा देगा। कितना रोटेट करवाएगा, कितना करवाना है हमें, 45। क्यों 45 करवाना है, यदि वो 45 रोटेट करेगा तभी तो वो नेक्स्ट जो पोलराइजर है उस पर 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा, तभी तो इंटेंसिटी जीरो हो पाएगी। तो 45 रोटेट, ये रोटेशन का फॉर्मूला है पाई माइनस 2 थीटा। ये 45 कब होगा, इसको पाई बाई 4 भी लिख देंगे हम। थीटा क्या होगा यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2 थीटा, तो 4 पाई 3 पाई बाई 4 2 थीटा, तो थीटा कितना होगा, 3 पाई बाई 8। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पोलराइजर से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फर्स्ट पोलराइजर से निकल रहा है, और जो हमने बीच में क्वार्टर वेव जो हाफ वेव प्लेट रखी है उसकी पास एक्सिस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यदि 3 पाई बाई 8 का एंगल है तो ये उसको 45 रोटेट करवा देगा। जब वो उसको 45 रोटेट करवा देगा तब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा भाई कितना एंगल होना चाहिए, लेकिन यदि एंगल पूछे तो 3 पाई बाई 8 का एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और जो हाफ वेव प्लेट है उसकी एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ वेव प्लेट सही आंसर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर इज गिवन फॉर 3 लाइट। ठीक है, 3 हमें अलग अलग लाइट गिवन है, I1 I2 I3। इनकी इंटेंसिटी का हमें ग्राफ गिवन है विद एनालाइजर। ठीक, एनालाइजर के साथ इनकी इंटेंसिटी का ग्राफ गिवन है। एनालाइजर के साथ मतलब एनालाइजर को हम रोटेट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी में क्या वेरिएशन हो रहा है, उसके साथ में हमें 3 लाइट का ग्राफ गिवन है। तो ये 3 लाइट कौन कौन सी लाइट होगी। अब देखो फर्स्ट लाइट है, फर्स्ट लाइट में हम एनालाइजर, मान लो ये एनालाइजर है, इसकी पास एक्सिस को हम रोटेट कर रहे हैं, पास एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, तीनों लाइट इंसिडेंट हो रही है, I1 I2 I3। जो फर्स्ट लाइट है उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एनालाइजर से पास होने के बाद में उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। और कौन सी लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ, इन्होंने लाइट के बारे में बात नहीं की, एनालाइजर से पास होने के बाद में उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो लाइट कौन सी है, या तो सर्कुलरली पोलराइज हो सकती है या अनपोलराइज हो सकती है, या तो CP हो सकती है या अनपोलराइज हो सकती है। एक तो ये केस है हमारे पास में, तो या तो I1 CP होगा या I1 अनपोलराइज लाइट होगी। सेकंड जो लाइट है उसमें क्या इंटेंसिटी
मैक्सिमा से जीरो हो रही है, ठीक, मैक्सिमा से जीरो की तरफ मूव कर रही है इंटेंसिटी। मैक्सिमा है और जीरो है, मैक्सिमा और जीरो है, जो मिनिमा है वो जीरो पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये जीरो इंटेंसिटी है, ये जीरो इंटेंसिटी। सेकंड लाइट में जो मिनिमा है वो जीरो है और मैक्सिमम 1 है, यहाँ पे ये 1 है। तो ये किस टाइप की लाइट होती है? एक लाइट को हम एनालाइजर से पास करवा रहे हैं और एनालाइजर को हम 360 रोटेट कर रहे हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी एक पॉइंट पे तो मैक्सिमम हो जाती है और एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है। तो ये कौन सी लाइट है? प्लेन पोलराइज, ये है प्लेन पोलराइज या लीनियरली पोलराइज भी कह देते हैं। तो I2 होगा हमारे पास लीनियरली पोलराइज, तो I2 लीनियरली पोलराइज एक ही केस है हमारे पास में, ये रहा I2 लीनियरली पोलराइज लाइट। वैसे यहीं से दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन सही होगा इसका, देख के ही पता लग रहा है, I2 से ही हमें पता लग गया। वैसे I3 से भी चेक कर लो, I3 में देखो इंटेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन जो मिनिमम है वो जीरो नहीं जा रहा, तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो बी करेक्ट होगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आया, और ये मैंने डिस्कस भी किया था जब डिटेक्शन ऑफ लाइट हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, तब भी मैंने इसको डिस्कस किया। ये IISc में क्वेश्चन पूछा गया है, जब IISc का अपना अलग एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब डिस्कस करते हैं मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये IIT JAM का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज और सर्कुलरली पोलराइज। अनपोलराइज और सर्कुलरली पोलराइज लाइट को कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है? कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्टिकल कंपोनेंट है ABCD में से जो अनपोलराइज और सर्कुलरली पोलराइज लाइट को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकता है, अलग अलग देख सकते हैं। अब देखो अनपोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट को हमें अलग अलग देखने के लिए हमें एक पोलराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, एक क्वार्टर वेव प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने डिस्कस भी किया था, एक क्वार्टर वेव प्लेट होगी, एक हमारे पास एनालाइज़र होगा। इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब अनपोलराइज लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो वो अनपोलराइज ही रहती है। जब अनपोलराइज लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो वो अनपोलराइज ही रहती है, ये डिस्कस किया था हमने थ्योरी में। और जब सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो वो प्लेन पोलराइज बन जाती है। जब सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो प्लेन पोलराइज बन जाती है। उसके बाद में एनालाइजर को हम रोटेट करते हैं। देखो अनपोलराइज लाइट को यदि हमें, देखो क्वार्टर वेव प्लेट से यदि एक अनपोलराइज लाइट जाएगी तो वो अनपोलराइज ही रहेगी, और फिर एनालाइजर से हम उसको एनालाइज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी है वो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन इंटेंसिटी, तो वो अनपोलराइज है। तो ये लाइट अनपोलराइज है। एक लाइट आ रही है, उसको क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवा दिया, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाने के बाद एनालाइजर से एनालाइज किया, उसको रोटेट किया 0 से 360। रोटेशन के बाद भी यदि इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज अनपोलराइज लाइट। यदि वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है तो क्वार्टर वेव प्लेट से पास होने के बाद वो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होने के बाद में इसको एनालाइजर से यदि हम पास करवाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी है वो मैक्सिमा से मिनिमा में चेंज होगी। उसका जो मैक्सिमा है वो I0 होगा और मिनिमा 0 होगा। तो ये होगी हमारे पास, मतलब ये ऐसा कब हो सकता है? प्लेन पोलराइज लाइट के केस में। तो मतलब जो लाइट थी हमारी वो सर्कुलरली पोलराइज थी, यदि सर्कुलरली पोलराइज थी तभी इंटेंसिटी मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जाएगी, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो गई थी क्वार्टर वेव प्लेट से पास होने के बाद। तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, क्वार्टर वेव प्लेट और एनालाइजर। तो यहाँ पे दो चीज़ किस में आ रही है? देखो पहली बात तो क्वार्टर वेव प्लेट लगेगी यहाँ पे। क्वार्टर वेव प्लेट में जो फेज पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/4 होता है, ये भी डिस्कस किया है हमने थ्योरी में। और जो हाफ वेव प्लेट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 का होता है। तो क्वार्टर वेव प्लेट, यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट है, इसमें क्वार्टर वेव प्लेट है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे λ/2 और इनमें पहले ही पोलराइजर रख दिया। पहले पोलराइजर हम नहीं रख सकते, पहले क्वार्टर वेव प्लेट रखनी पड़ेगी, फिर एनालाइजर रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। पहले पोलराइजर रख देंगे तो क्या होगा? पहले पोलराइजर रख देंगे तो देखो क्या होगा, एक सेकंड, पहले पोलराइजर रख देंगे तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट को और अनपोलराइज लाइट को दोनों को हम पोलराइजर से पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चाहे यहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज इंसिडेंट कराओ चाहे अनपोलराइज इंसिडेंट कराओ, जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब प्लेन पोलराइज लाइट दोनों केस में, चाहे सर्कुलरली पोलराइज है अनपोलराइज है, दोनों केस में जो लाइट हमें मिलेगी वो प्लेन पोलराइज मिलेगी। दोनों केस में सेम कहानी हो रही है, तो हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सिर्फ इससे,
ये मैंने डिस्कस भी किया है, उसमें थ्योरी में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। देखो यार, ये क्वेश्चन उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आएंगे जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, ठीक है। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। उन्हें ही समझ में आए होंगे और उन्हें भी कंप्लीट नहीं आए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि नोटेशन का जो विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा है, तुम्हें एक दो बार वीडियो ही देखनी पड़ेगी जब तुम्हें विजुअलाइज होगा अच्छे से एक्चुअल में क्या चल रहा है। और थ्योरी को एक बार देख लेना यार, थ्योरी नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा ये लेक्चर तुम्हें, ठीक है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लोगे तुम्हें पोलराइजर के और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे से जो तुम दोबारा भी और कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आराम से तुमसे सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, यदि इनको अच्छे से कर लोगे तुम। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना, और भी प्रीवियस ईयर वगैरह और किसी बुक से तुम्हें मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेना। वैसे इनको अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं सारे। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।